राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तक हमने 2022 का जो पेपर है 18 से लेकर और 22 तक के सभी पेपर हैं उनको सॉल्व कर लिया है। तो जिसने भी पहले की क्लास नहीं देखी है वो अब मेरी पहले की क्लास देख सकते हैं। और जो भी आने वाली क्लासें हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर करवाने वाली हूँ। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी जो क्लास है आने वाले समय में मेरी सारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम 2023 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये एक क्लास है, इसके बाद 2023 का पेपर है उस पर एक क्लास और लेकर आऊँगी, क्योंकि क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो आप इसके दोनों जो पार्ट हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। 2023 में जो पहला प्रश्न पूछा गया वो पहला प्रश्न ये था। मैंने आपको भाषा वाला टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको एक क्लास में अनुच्छेद भाषा का जो चैप्टर है वो भाषा, बोलियां और लिपि, अनुच्छेद और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो मैंने आपको मेरी क्लास से बताया था कि यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी क्लास आप देख सकते हैं, उससे सीधा प्रश्न उठा के पूछा गया है। तो पहला ही प्रश्न ये है कि 7 जून 1955 ईस्वी को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सेठ गोविंदास, श्री केशव चंद्र सेन, श्री बाल गंगाधर खेर, श्री बैजवासी लाल। तो कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री बाल गंगाधर खेर। 7 जून 1955 को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री बाल गंगाधर खेर थे। इस आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 21 थी। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया। अभी याद रखना है कि आयोग ने प्रतिवेदन कब दिया था? 1956 में। राजभाषा आयोग हिंदी की प्रगति के लिए बनाया गया था। तो क्यों बनाया गया था? हिंदी की प्रगति के लिए। और मैंने आपको ये चीज़ें सारी एक क्लास में कवर करवा रखी हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप उस क्लास को देखकर अपने तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे है प्रश्न, कवि एवं तार सप्तक के संबंध में कौन सा जो युग्म है वो असंगत है? तो अब आपको यूँ बताना है कि जो असंगत है वो कौन सा है। तो तार सप्तक के कवि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेमीचंद जैन तार सप्तक में थे, धर्मवीर भारती दूसरा सप्तक में थे, मदन वात्स्यायन तीसरा सप्तक में थे, केदारनाथ सिंह चौथा सप्तक में थे। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी, ठीक है, क्योंकि जो केदारनाथ सिंह है वो चौथा सप्तक में थे, ये बात असंगत है। केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि थे। कौन से सप्तक के थे भाई? ये चौथे के नहीं, तीसरे सप्तक के कवि थे। अब इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी हमसे पूछी जा सकती है वो पढ़ लेते हैं। तीसरा जो सप्तक है उसके अन्य कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कीर्ति चौधरी हैं। जबकि अन्य सप्तक एवं उनका प्रकाशन वर्ष निम्नलिखित है। तो तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, 1979 में चौथा सप्तक। तो आपको ये याद रखना है। और इन जो सभी सप्तक है उनका प्रकाशन है वो आगे के संपादक जो उन्होंने इसका संपादन किया था उनके संपादक तत्व में ये हुए थे। आगे अगला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। उपयुक्त पद्यांश में अनुभाव का कौन सा भेद है वो प्रयुक्त हुआ है? तो बताइए अनुभाव का कौन सा जो भेद है वो प्रयुक्त हुआ है? तो कायिक, आहार्य अनुभाव, वाचिक या फिर सात्विक। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें हो जाएगा वाचिक। तो अनुभाव क्या होता है? जो भावों के बाद उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अर्थात आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव की संख्या
4 है जो निम्न है, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य है। ये आपको याद रखनी है कि अनुभाव हैं वो कितने प्रकार के हैं भाई, अनुभाव हैं वो 4 प्रकार के, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य है। आगे चलते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें कौन सा रस है? तो बताइए, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस या फिर श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस नहीं है, रौद्र रस नहीं है, करुण भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? वीर रस। तो इसमें इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें वीरता का भाव है उसको दर्शाया गया है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें क्या है भाई? वीर रस प्रयुक्त हुआ है। अब वीर रस के विषय में पढ़ लेते हैं कि यह जो रस है ये प्रधान रसों में से एक माना जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अब आपको वीर का जो स्थायी भाव है वो याद रखना है। वीर का स्थायी भाव क्या है भाई? उत्साह। इसका आलंबन शत्रु, ऐश्वर्य, साहसिक कार्य, यश आदि हैं। उद्दीपन क्या है भाई? चेष्टा, ललकार और प्रदर्शन। अनुभाव आँखों का लाल होना, भुजाओं का या अंगों का क्या होना? संचालन होना, सैन्य को प्रेरित करना आदि है। और इसके संचारी भाव क्या है भाई? गर्व, उग्रता, धैर्य, तर्क, अनसूया, मति आदि। वीर रस के 4 प्रमुख भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। समासिक पदों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो सुमेलित नहीं है? तो अब आपको समास पता होना चाहिए। तो हशिकेश, इसमें बहुवी समास है। ठीक है, मंदाग्नि तत्पुरुष समास है। उचित अनुचित द्वंद्व समास है। अनुरूप क्या है भाई? अव्यभावी समास है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या है? समासिक पदों की दृष्टि से जो मंदाग्नि है वो तत्पुरुष समास सुमेलित नहीं है। मंदाग्नि में क्या है भाई? कर्मधारय समास है जिसका विग्रह होता है मंद है जो अग्नि। ठीक है, इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, तो इसमें कारक चिन्हों का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मंद है जो अग्नि, तो इसमें है जो है आ रहा है, तो इसमें कौन सा है भाई? जिसमें है जो विग्रह में प्रयोग हो वहाँ पे चांस यही रहते हैं कि वहाँ पे क्या हो भाई? अव्यभावी कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा भाई? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसका आंसर है भाई बी। आगे चलते हैं। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। समस्या की क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। समस्या की पहचान करना, समस्या को परिभाषित करना और उसकी सीमाएं तय करना, समस्या के कारणों को विश्लेषित करना, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण नहीं करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है भाई? क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या को पहले परिभाषित किया जाता है, समस्या पहचानी जाती है, उसकी सीमाएं तय की जाती है, फिर उसके क्या कारण है उसका विश्लेषण किया जाता है, कारण जानने का प्रयास किया जाता है और रूपरेखा फिर तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के कृतित्व के संबंध में अनुचित विकल्प कौन सा है? तो अनुचित बताना है। तो इनकी प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई। इनकी आंसू क्या है भाई? रचना है वो वीरानुभूति का उत्कृष्ट काव्य है। इनकी झरना रचना को क्या भाई? आचार्य नंद दुलार वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह, यहाँ नंद दुलारे वाजपेयी का नाम आया है। बच्चन सिंह के अनुसार इनकी जो कामायनी रचना है वो बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद जी के विषय में। तो जयशंकर प्रसाद
के कृतित्व के संबंध में अनुचित विकल्प है वो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनकी कामायनी रचना बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है, ये असंगत है। जबकि कामायनी के संबंध में अन्य आलोचकों ने निम्नलिखित बातें कही हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या बात कही है, उन्होंने तो ये कही है कि मुक्ति बोध का कामायनी संबंधित अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। तो आपको एक कथन ये याद रखना है कि बच्चन सिंह ने क्या कहा था, बच्चन सिंह ने ये कहा था कि मुक्ति बोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। उन्होंने उसको मार्क्सवाद का नमूना ही कह दिया कामायनी संबंधित अध्ययन को। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो ये कह दिया कि कामायनी जो कृति है ना, वो कृति भाई क्या है, भाई दुर्लभ है। आगे राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कामायनी के विषय में क्या कह दिया, उन्होंने ये कह दिया कि कामायनी को कॉम्पोजिशन की संज्ञा देने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने कॉम्पोजिशन की संज्ञा दे दी कामायनी को। उसके बाद मुक्तिबोध, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। मुक्तिबोध ने क्या कह दिया कि भाई ये जो कामायनी है वो ये जीवन की क्या है, पुनर्रचना है। और नामवर सिंह क्या कहते हैं, कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। तो प्रतिनिधि आधुनिक सभ्यता का महाकाव्य है, किसने कह दिया भाई, नामवर सिंह ने। तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य लेखन कौशल का नहीं है। लेखन कौशल यानी कि लिखने का कौशल का उद्देश्य नहीं होता। तो क्या नहीं होता, छात्रों को लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान कराना, बालकों को सुंदर सुस्पष्ट और सुडौल अक्षर लिखने में निपुण बनाना, बालकों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना। तो लेखन में क्या आ जाएगा, सुनाने से क्या लेना देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा वही डी। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो उच्चारण स्थल से संबंधित असंगत युग्म बताना है कि इसमें से कौन सा है वो असंगत है। तो कंठ से उच्चारण किस किस का होता है, दंत से किस किस का होता है, उसके बाद ओष्ठ से और मूर्धा से। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि ई, च और य और श, ठीक है, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है भाई, तालु है, कंठ नहीं। आगे चलते हैं। कंठ से तो उच्चारण किसका होता है, कंठ से ए का और कै वर्ग के जितने भी होते हैं क्या कह गया है, ठीक है, उनका। आगे चलते हैं। आचार्य विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता नहीं है। तो रस की विशेषता क्या नहीं है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है ये और बताया है। ठीक है, तो रस की विशेषता क्या नहीं है, रस ब्रह्मानंद है, रस अखंड है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, या फिर रस सत्वोद्रेक में है। तो बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, विश्वनाथ के जो विशेषता है वो ये नहीं बताते कि रस अखंड है। ठीक है, एक ये पंक्ति याद रखनी है विश्वनाथ की, यहाँ पे पूछी जा सकती है, मैं आपको बता देती हूँ। आचार्य विश्वनाथ का जो काव्य लक्षण संबंधित मत है वाक्य रसात्मक काव्यम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। तो आपको हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार बताने हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास है जो उसको लिखना प्रारंभ किया था। और मैंने आपको ये क्लास भी जब करवाई थी तो आपको बताया था कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप पुरानी क्लास जाके देख सकते हैं। तो कौन हो जाएंगे भाई, तो गारसा दैतासी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार। गारसा मैंने आपको आदिकाल करवा रखा है, उसमें बता रखा है सारा क्रम से। प्रथम इतिहासकार गारसा दैतासी, इनकी प्रथम पुस्तक का नाम है इस्तवार देला लिटरेतुर इंडो हिंदुस्तानी। मूलतः कि कौन सी भाषा में है, फ्रेंच भाषा में। और इसके कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। अन्य इतिहासकार और उनके इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास,
जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और मिश्र बंधु का भाई मिश्र बंधु विनोद। डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इनके द्वारा संपादित किया गया। और गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत। रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से एक श्रव्य सामग्री नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सी है वो श्रव्य सामग्री नहीं है। तो कौन सी है श्रव्य यानी कि सुनने के लिए, तो कौन सी हो जाएगी भाई? टेलीविजन। टेलीविजन क्या है? देखी जाती है। टेलीविजन है वो श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। ये क्या है भाई? दर्शक सहायक सामग्री है, जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाती है। और ये ही क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 के जो पेपर है उसमें, इस हिसाब से ही। ठीक है, ये सेम पेपर रखा हुआ है मैंने। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य जो विकल्प है वो चुनना है। तो देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानताएं हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में जब मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उस टॉपिक में करवाया था, और ये वहीं से ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानताएं हैं। इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ। राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इस लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वही विकास कहाँ हुआ? उत्तर भारत में हुआ। इसका आंसर बी हो जाएगा, ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो वही कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत में हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास दक्षिण भारत में हुआ। देवनागरी लिपि के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो इस प्रकार है कि देवनागरी लिपि क्या है भाई? अक्षरिक है। इस लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है। देवनागरी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। याद रखने हैं तीनों। ठीक है, कि ये लिपि अक्षरिक है और एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है। और देवनागरी लिपि क्या है भाई? पूर्णतः वैज्ञानिक है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ। तो नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का जो आरंभिक ग्रंथ है वो बताना है। केशव कृत कविप्रिया, सूरदास कृत साहित्य लहरी, कृपाराम कृत हित तरंगिणी, चिंतामणि कृत कवि कल्प दुम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नागेंद्र ने किसको मान लिया भाई? नागेंद्र ने माना था कृपाराम कृत हित तरंगिणी को। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के मतानुसार रीति निरूपण का प्रारंभिक ग्रंथ जो माना गया वो क्या था? हित तरंगिणी 1541 में। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है। तो याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है, और कृपाराम की हित तरंगिणी और कृपाराम को किसने माना है भाई? नागेंद्र ने। ठीक है, अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से याद रखना है कि अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से किसको माना जाता है? तो चिंतामणि को, और माना है रामचंद्र शुक्ल ने। केशवदास कृत कविप्रिया में अलंकारों का क्या है भाई? वर्णन है। इनके जो ग्रंथ है यानी कि केशवदास जी के, वो क्या है भाई? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला। सूरदास भक्ति काल के क्या है? कृष्ण आश्रयी शाखा है जो उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और सूरदास की सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी अपने को याद रखनी है। आगे चलते हैं। निम्न में से नरेंद्र देव समिति का संबंध है किससे है? हिंदी को राजभाषा बनाने से, नागरी लिपि में सुधार और सुझाव से, विद्यालय पाठ्यक्रम निर्माण करने से, या फिर 8वीं अनुसूची में नवीन भाषाओं को शामिल करने से। तो नरेंद्र देव जो समिति बनाई गई थी उसका संबंध किस विषय से था? तो किस विषय से था भाई? नागरी लिपि के में जो है भाई सुधार और सुझाव करने को लेकर। तो जो नरेंद्र देव थे वो समिति जो उनके द्वारा बनाई गई का संबंध नागरी लिपि में सुधार सुझाव से है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व, यानी कि उस समय सभापति कौन थे? महात्मा गांधी, नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके संयोजक कौन थे? संयोजक थे काका कालेलकर। यहाँ महात्मा गांधी कौन थे? सभापति, और संयोजक कौन थे? काका कालेलकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31
जुलाई 1947 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति में कुल कितनी बैठकें हुई भाई? 9 बैठकें हुई। और समिति में क्या भाई, आगे चलते हैं, एक बार इसको पीडीएफ को ऊपर कर लेती हूँ मैं। तो समिति में क्या था, 5 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट है उसने प्रस्तुत की थी समिति ने। तो याद रखना है कि इस समिति ने कब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो 5 मई 1949 को। आगे चलते हैं, मौन पठन का क्या उद्देश्य है? बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया है, हिंदी पेडागोजी जो पढ़ाई है, हिंदी पेडागोजी में मैंने आपको डायरेक्ट ये प्रश्न वहाँ से समझाया था, बहुत अच्छी तरह एक एक बात समझाई थी कि यहाँ से जो ये क्वेश्चन है वो सीधे सीधे उठाकर पूछेगा। तो देख लो आपके एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप पहले जो मेरी क्लास है वो देख सकते हैं। छात्रों में चिंतन एवं तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप देना, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, मौन पठन, यानी कि जब हम किताब को सामने रख के क्या करते हैं, या कोई भी छात्र किताब को सामने रख के और मन बोलता नहीं है और ऐसे पढ़ता है, तो ये क्या कहलाता है भाई, ये मौन वाचन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा कि इससे क्या होता है, इससे चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होता है और छात्रों की तीव्र गति में पढ़ने का छात्रों को अभ्यास होता है और परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मैंने आपसे जैसे कि वादा किया था ना कि मैं हर वो चीज़ पढ़ाऊंगी जो एग्ज़ाम में आती है, तो मेरे जो जितनी भी क्लासें हैं वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं, क्योंकि मेरे हर क्लास से चलते हैं आगे। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के संबंध में अनुचित कथन चुनिए। इस युग के सबसे जो समर्थ निबंधकार हैं वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के संबंध में अनुचित कथन है वो बताना है कि इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। ठाकुर जगमोहन इस युग के सर्वश्रेष्ठ कृति जो प्रकृति प्रेमी है वो साहित्यकार हैं, प्रकृति प्रेमी साहित्यकार थे। प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन हुआ। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की रचना है। ये मेरे नोट से प्रश्न है, डायरेक्ट सीधा मैंने निबंध का जो आपको चैप्टर करवा रखा है वो क्लास आप देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप किसकी है भाई, हिंदी प्रदीप प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है। तो भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के संदर्भ में अनुचित कथन है, प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन हुआ, ठीक है। जबकि प्रताप नारायण मिश्र हैं उनके द्वारा है भाई ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया गया था। यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी और ये एक मासिक पत्रिका थी। तो इनके प्रताप नारायण के द्वारा किसका किया गया था भाई, इनका ब्राह्मण का, तो याद रखना है। आगे चलते हैं, नादान दोस्त। कहानी में केशव की बहन का क्या नाम है, तो क्या नाम था, अरुणिमा, अप्सरा, मीरा और श्यामा। एनसीईआरटी से प्रश्न है, पुरानी वाली से मैंने नई वाली एनसीईआरटी आपको करवा दी, अब की बार वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन सी थी भाई, श्यामा उसकी बहन थी। और मैं पुरानी एनसीईआरटी की भी एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको 6 से लेकर और जितनी भी 9 तक की पुरानी एनसीईआरटी है सारे क्वेश्चन उस क्लास में कवर करवा दूँगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ाए हैं, बताइए। अनुच्छेद 343, 345, 344 और 210। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 2 के अनुसार जो अंकों का रूप है वो अंतर्राष्ट्रीय अंकों के, जो देखो ये लिख रखा, अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में भारतीय अंकों का जो रूप है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप ही होगा, ठीक है। 344 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और 345 क्या कहता है कि किसी राज्य का विधानमंडल उसके शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी को अंगीकार करना चाहता है तो कर सकता है, याद रखना है। 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। आगे चलते हैं, अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं है, तो सबसे पहले अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होती है वो सोचो। पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो, पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो, पाठ्यक्रम उस स्तर के छात्रों को क्या करता हो,
ग्राह पाठ्यक्रम सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसमें हो जाएगा भाई बी, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो। ऐसे कैसे भाई, सबको समान लेके चलेगा। आगे चलते हैं। विशेषता, पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं, स्पष्ट और सुसंगत संरचना होनी चाहिए, प्रासंगिक और क्या होना चाहिए, सार्थक सामग्री, मानव आधारित, आकर्षक और चुनौतीपूर्ण, रचनात्मक और सारांश, मूल्यांकन, निरंतर, सुधारात्मक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 मैंने आपको पढ़ाया था और ट्रिक से याद भी करवाया था। तो बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार, प्रसार और वृद्धि करना तथा उसका विकास करना, उच्चतम और उच्च न्यायालय आदि की भाषा की व्यवस्था, राजभाषा आयोग का गठन, तो और राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो सीधा ही मेरी जो नोट्स हैं और मेरी जो क्लास है उससे सीधा प्रश्न उठ के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या है भाई? हिंदी प्रचार प्रसार, जो हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार, वृद्धि और विकास की बात की गई है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों की जो भाषा है उसकी बात अनुच्छेद 348 में की गई है और राजभाषा आयोग का गठन 344 में किया गया है और 350 में राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा की बात की गई है। अगला प्रश्न है वह चिड़िया, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी से, ठीक है। तो वह चिड़िया, जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई है? तो कौन सी विशेषता है वो नहीं बताई है? वह अन्न से बहुत प्यार करती है, पुराने वन में क्या करती है? गाती है। एकांत में वह क्या करती है? उदास रहती है, वह साहसी है। तो क्या है भाई? सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव में गवारिन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारिन। उपयुक्त जो पद्यांश है उसमें सेवैया छंद कौन सा भेद है वो बताना है। तो कौन सा है भाई? मदिरा सेवैया, सुमुखी सेवैया, मालती सेवैया, क्रिट सेवैया। ये प्रश्न रख रहा था जब प्रश्न बनाने वाला, तो पक्का घर से लड़के आया होगा। इतना डीप प्रश्न कौन पूछता है भाई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाकी फिर भी मैं आपको मेरे एक अलग से क्लास लेकर आऊँगी, उसमें आपको ये टॉपिक सारा कवर करवा दूँगी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी, किरीट सेवैया। रसखान द्वारा रचित ये जो पंक्ति हैं वो सेवैया छंद का क्या है भाई? किरीट सेवैया भेद है। किरीट सेवैया नामक छंद 8 भगणों से बनता है। इसमें 12-12 वर्णों पर यति होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग क्लास में समझा दूंगी कि यति क्या होती है। छायावाद के संबंध में असत्य जो विकल्प है उसको बताना है कि छायावाद के संबंध में असत्य विकल्प कौन सा है। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता रूपनारायण पांडे हैं। छायावाद काव्य अपनी लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता एवं प्रकृति के चैतन्यकरण के लिए प्रसिद्ध है। रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता गिरजा के घंटे क्या है भाई? शीर्षक से प्रकाशित हुई। तो छायावाद के संबंध में असंगत कथन क्या है भाई? छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मैंने आपको 10 बार पढ़ाया है ये बात के इनके प्रथम प्रयोक्ता कौन है भाई? तो इनके प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे हैं, ना कि रूपनारायण पांडे। ठीक है, इसमें क्या विशेषता थी? इसमें लाक्षणिकता थी, व्यंजनात्मकता थी और प्रकृति के चैतन्यकरण के लिए इसमें प्रसिद्धि थी। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन है भाई? याद रखना है, जयशंकर प्रसाद, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी, याद रखना है। आगे चलते हैं। शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा है वो असंगत है? तो कौन सा कथन असंगत बताना है? छाया तत्समय उल्लुक तद्भव है, हमेशा विदेशज है और बीहड़ देशज है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। ठीक है, शब्द की प्रकृति की दृष्टि से असंगत जो युगम है वो कौन है भाई? उल्लुक तद्भव शब्द है। उल्लुक तद्भव रूप उल्लू होता है। वे शब्द जो संस्कृत या जो प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं?
तद्भव। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे सीधे हमारी संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी में आ गए। तद्भव क्या है भाई? जो संस्कृत से बदल कर हिंदी में आ गए। देशज कौन से हैं? जो देशी भाषा से हमारी हिंदी में आ गए। और विदेशज जो विदेशी भाषा से हमारी हिंदी में आ गए हैं। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के संबंध में अनुचित जो विकल्प है वो बताना है। तो साकेत रामचरितमानस का दूसरा बड़ा महाकाव्य है। अगला, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साकेत के 9वें एवं 10वें सर्ग उर्मिला के वियोग वर्णन में लिखे गए। बच्चन सिंह के मत में गुप्त जी एक साधक कवि हैं। इनकी साधना की चरमोपलब्धि क्या है? साकेत है। गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखन कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। क्यों? क्योंकि ये कवियों की उर्मिला विषयक जो उदासीनता है ये इनके द्वारा नहीं है। ये किसकी है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की थी। ठीक है। इसी लेख से प्रेरित होकर गुप्त जी ने साकेत की रचना की है। यह लेख 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छंदम नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से यह लेख प्रकाशित किया। किस नाम से भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से प्रकाशित किया था? तो याद रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य याद रखना है। साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1931 है। और इसमें कितने हैं भाई? 12 सर्ग है। तो साकेत 31 और इसमें सर्ग कितने हैं? 12 सर्ग हैं। मूलतः पाली भाषा का शब्द है साकेत जो है, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। और नागेंद्र ने इसे जनवादी जो है वो क्या कह दिया भाई? काव्य कह दिया। अगला प्रश्न, संधि बतानी है और उसमें ये बताना है कि असंगत कौन सा है। तो मने कामना, यशय भव, शिरय प्लस मणि, अधय प्लस गति, अधोगति, शिरोमणि, यशोभाव, मनोकामना। तो असंगत कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा ए। ठीक है। तो यहाँ जो हमारे क्वेश्चन है वो पूरे होते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम जो हमारे बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आप मेरी जो आगे की क्लास है उससे अपने सारे जो क्वेश्चन हैं उनको तैयार कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि फ़िलहाल 22 तारीख तक शायद टेलीग्राम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो इस कारण जो हमारी जो PDF है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगी जितनी भी PDF हैं। तो आप मेरी PDF प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको मेरे जो ग्रुप हैं व्हाट्सएप के उसमें जोड़ दूंगी और आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ये PDF और जितने भी नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे बैच की कोई फ़ीस नहीं है, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करना है और सभी को जो है वो फ्री शिक्षा प्रदान करना है। तो आप सब फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और मेरी क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को राधे राधे।